नमस्कार दोस्तों। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट से विदा हो गए। चीफ जस्टिस के तौर पर 730 दिन का कार्यकाल और बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कुल मिलाकर सीजेआई के कार्यकाल को भी जोड़ लें तो लगभग 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। कल जब विदा हुए चंद्रचूड़ तो विदाई समारोह में करीब करीब 40-45 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। भाषण में बहुत सारी कहानियां सुनाई, अपने बचपन के दिनों की बातें, कॉलेज के दिनों की बातें, अपने पिता से जुड़ी कहानियां, जो उनके पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस, 8 साल तक चीफ जस्टिस है, उनसे जुड़ी कहानियां, कॉलेज के दिनों की बातें, मुंबई हाईकोर्ट में जब जज थे तब चीफ जस्टिस थे, तब प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे तब, ये सब कहानियां सुनाई और साथ में एक शेर भी, बशीर बद्र का शेर, और साथ में ये कि सबसे अधिक ट्रोल किए जाने वाले जज रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले लोग सोमवार से अनएम्प्लॉयड हो गए। साथ में ये भी, उसके पहले उन्होंने माफी भी मांगी कि अनजाने में मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो माफी चाहिए। तो अब जब जस्टिस चंद्रचूड़ विदा हो गए और बतौर चीफ जस्टिस लगभग 730 दिन का उनका कार्यकाल रहा, तो बहुत सारे सवाल छोड़ गए। सवाल ये कि इतिहास चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ को कैसे याद रखेगा, और ये सवाल इसलिए छोड़ गए क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ही बयान हाल के दिनों में था, जब किसी लेक्चर में उन्होंने कहा कि मेरी ये जानने में उत्सुकता है कि इतिहास मुझे किस तरह से याद रखेगा। तो आज जस्टिस चंद्रचूड़ पर हमने बातचीत करने के लिए फिर उस युवा रिपोर्टर को बुलाया है जिसकी उम्र 25 साल है, नाम सौरभ दास है, जिन्होंने कैरवान मैगजीन के लिए 44-45 पन्नों की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 3 महीने की मेहनत के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ पर लिखी। बल्कि मैं कहूंगा कि अपने आप में एक रिसर्च पेपर की तरह है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के तमाम फैसलों को लेकर जो उन पर सवाल उठे, अयोध्या से जुड़े फैसले, जस्टिस लोया से जुड़े फैसले, या और भी अहम फैसले, उस पर जो सवाल उठे, उन सवालों की जद को, उन सवालों के दायरे को तलाशते हुए सौरभ ने बहुत सारे लोगों से बात की थी। पहले भी मैंने सौरभ से एक लंबी बात की थी 3 दिन 4 दिन पहले, लेकिन आज मैंने फिर सौरभ दास को आमंत्रित किया कि जब चीफ जस्टिस के पद से जस्टिस चंद्रचूड़ की विदाई हो गई, तब सौरभ दास कैसे देखते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इतिहास कैसे याद करेगा। कल हमने एन के सिंह साहब से बात की, जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, लगभग 45 सालों का तजुर्बा है। आज हम सौरभ को अपने साथ इस बातचीत में शामिल कर रहे हैं, जो जूनियर मोस्ट रिपोर्टर होकर भी जिन्होंने शानदार कवर स्टोरी की है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो सौरभ, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो पहला सवाल वही है सौरभ कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इतिहास कैसे याद रखे। जी अजीत जी, मुझे लगता है कि जब चंद्रचूड़ जी रिटायर हुए तो काफी लोगों ने उनके बारे में अच्छा लिखा, काफी लोग क्रिटिकल रहे, हम लोग भी क्रिटिकल रहे, लेकिन हर चीज के 2 साइड्स होते हैं एंड हम लोग को दोनों साइड से एंगेज करना बहुत जरूरी है, एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर जानने के लिए चंद्रचूड़ जी के बारे में, या फॉर दैट मैटर एनी पर्सन, कोई भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो पहले आई थिंक हम लोग को शुरू करना चाहिए उनके अच्छाई से, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उनका जो 24 साल का करियर रहा इन द जुडिशरी। अब आप देखेंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इवन एज अ पर्सन, वो आज के टाइम पे शायद सबसे ब्रिलियंट माइंड है सुप्रीम कोर्ट में, एंड अभी है क्योंकि कल उनका रिटायरमेंट है, एक्चुअली 10 तारीख को वो रिटायर हो रहे। तो ही सबसे ज्यादा जो ब्रिलियंट माइंड आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक चंद्रचूड़ जी भी है। अब आप देखेंगे कि उनके जो जजमेंट्स है वो बहुत ही सुंदरता से उन्होंने डिटेल में जाके, थियोरी में जाके, हिस्ट्री में जाके हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके लोगों के सामने रखा है, जिससे जो भी लॉयर पढ़े या कोई आम नागरिक भी पढ़े, उसको पढ़ने में मजा आता है। एंड वो बोलता है कि वाह क्या जजमेंट लिखा है। अब जजमेंट लिखना भी एक कला है, जो सारे जजेस अच्छे नहीं होते जजमेंट लिखने में, लेकिन चंद्रचूड़ जी का ये एक एमएसपी है कि वो यूएसपी है कि वो इतना सुंदर एमएसपी क्या बोल रहे हैं? यूएसपी है कि वो इतने डिटेल में जाके कुछ भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैटर हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जितना भी,
वो जाके डिटेल में समझा सकते हैं, तो उनका वो राइटिंग स्टाइल है। अब जहां तक एज अ जज उनकी बात है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में रहे, उन्होंने कई सारे ऐसे बेंच के वो पार्ट थे जहां पे बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट्स उन्होंने पास किया, या तो उन्होंने खुद से ऑथर किया, या ऑथर एक कंकरिंग जजमेंट लिखते हुए उन्होंने चीजों को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन किया जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज होते हैं एक डेमोक्रेसी के लिए, इंसान के लिए, उसको आगे बढ़ाया। जैसे कि सबरीमाला जजमेंट, जहां पे औरतों को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री देने के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों होना चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ये आगे ले जाती है। अब आप देखेंगे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री एज एन ऑफेंस, अडल्ट्री एक ऑफेंस था 2018 तक, लेकिन चंद्रचूड़ जी के जजमेंट की वजह से वो डीक्रिमिनलाइज हुआ इंडिया में। डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स 2018 में आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर एक जजमेंट में अपने फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में मैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूंगा या जो भी मेरा कार्यकाल रह जाएगा, उसमें मैं कैसे इस चीज पे डेवलप कर पाऊं। आप देखेंगे 2018 वाले जजमेंट में एक वो बेस बनाते, ग्राउंड वर्क लेकर थे कि इसी प्रिंसिपल्स पे मैं आगे बढ़ूंगा 2020 में, 2021 में। तो जो ये सारे जजमेंट्स रहे, उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ प्रिंसिपल्स छोड़ देते थे, या जो ग्राउंड वर्क ले कर देते थे, वो फ्यूचर में जाके वो डेवलप किया उन्होंने। तो वो एक बहुत ही एक बोलेंगे क्राफ्ट्समैनशिप है जो सारे जजेस पे वो क्वालिटी नहीं रहता है। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वाज केपेबल ऑफ दैट। अब आप देखेंगे कि उनके जजमेंट्स वो कई सारे प्रिंसिपल्स को भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ले डाउन किया, जो बहुत बहुत सालों तक, आई थिंक आज से अगर 30 साल बाद भी मुझे लगता है कि जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो लॉयर्स होंगे, आर्ग्यू करेंगे अक्रॉस द जुडिशरी, वो प्रिंसिपल्स को बार बार दोहराएंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ का वो जजमेंट था जहां पे उन्होंने इस आइडिया के बारे में बोला था। तो आप देखेंगे कि जैसे फेडरलिज्म के बारे में उन्होंने काफी डिटेल में, उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स में एन्यूमरेट किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे होना चाहिए, दिल्ली एलजी वर्सेस आप गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कैसे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, कैसे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, कि हम लोग का जो फेडरलिज्म का मॉडल है इंडिया में वो कैसे बहुत डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज से, ये सब उन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, जो कोई भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि क्या ब्रिलियंट माइंड ने लिखा है ये चीज को। तो ही वॉज केपेबल ऑफ दैट। उन्होंने पॉवर्टी को, जो पॉवर्टी होती है उसको उन्होंने बहुत ही एक नए तरीके से, नए आइडिया के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक जजमेंट में। इंटरसेक्शनल पॉवर्टी बोला था कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक सेंस में, बट दूसरे सेंस में कि कितना एजुकेशन है, एजुकेशन का लेवल क्या है, उससे कितना पॉवर्टी इफेक्ट करता है। तो ऐसे जो ब्यूटीफुल आइडियाज है उन्होंने अपने जजमेंट्स में उन्होंने लिखा, एक्सप्लेन किया, एंड ये बहुत सालों तक, आई थिंक नेक्स्ट 20-30 years पीपल विल स्टिल रेफर टू इट। लॉ स्कूल्स में ये पढ़ाए जाएंगे। आज भी जब मैं लॉ स्कूल के कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात करता हूं, तो वो बोलते हैं कि हम लोग चंद्रचूड़ के जजमेंट्स को पढ़ते हैं कॉलेज में। तो ही वाज केपेबल ऑफ दैट। अब सारे जजेस के जजमेंट नहीं पढ़े जाते लॉ स्कूल्स में, तो इट्स अ वेरी बिग मतलब कि अचीवमेंट मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, बिकॉज ऑफ हिज माइंड, उनका जो इंटेलेक्ट है उसके वजह से, तो ही वाज वेरी केपेबल ऑफ दैट। अब आप देखेंगे कि वो कंपैशनेट भी रहे काफी फ्रॉम द बेंच। आप देखेंगे अगर उनका फेयरवेल स्पीच सुनेंगे, वो खुद ही बोलते हैं कि कैसे मैंने एक दलित लड़के जिसको आईआईटी दिल्ली में या कोई आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो फीस टाइम पे नहीं कर पाया, उसको कैसे मैंने एक और अपॉर्चुनिटी दिया अपने बेंच से। तो ही वाज अ कंपैशनेट जज। 3 कहानियां उन्होंने सुनाई, एक जुडिशरी की भी सुनाई, एक और डिसेबल था उसकी कहानियां सुनाई। वो सब उन्होंने 2-3 ऐसी कहानियां। दरअसल जो होता है कि एक सिटीजन के तौर पर लिबर्टी, अधिकार, उसको उन्होंने बहुत तवज्जो दी। कपिल सिब्बल भी अपने भाषण में वही सब उनकी तारीफ में वही सब जिक्र कर रहे थे। तो एक तो वो पहलू है, सौरभ, सही कहा आपने। अभी उसके बाद दूसरा, हाँ सॉरी, पहले बात पूरी उसमें बस मैं एक छोटा सा चीज जोड़ दूं, जो सब लोग, आई थिंक जो उनके क्रिटिक्स भी रहे होंगे, वो भी मानते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, कोर्ट को उन्होंने एक तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को।
अपने 2 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि सारे केसेस किस तरीके से ई फाइलिंग का जो सुविधा है, लोगों के एक्सेस के लिए जो सुविधा है, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल उन्होंने ला दिया। आप देखेंगे कैसे लाइव स्ट्रीमिंग होता है, जिसकी वजह से आज लोग घर बैठे देख पा रहे और कोर्ट के साथ एंगेज कर पा रहे। क्लाइंट लोगों का जो पता है, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए तो पैसा ज्यादा कोई बात नहीं रहती, लेकिन जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं उनको अपने लॉयर्स के लिए भी उनके ट्रैवल का खर्चा देना पड़ता था। लेकिन आज एक लॉयर दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली के लोकल कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं काम, एंड मद्रास हाई कोर्ट में भी वो अपीयर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उन्होंने लाया, एंड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उन्होंने एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ट्राइब्यूनल्स और जो हाई कोर्ट्स थे जो थोड़े से हेजिटेंट थे कि पता नहीं लाइव स्ट्रीमिंग करे ना करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे ना करे, उनको भी उन्होंने लगातार पुश किया, जिसके वजह से ना ही लॉयर्स को बल्कि पूरे समाज को भी बहुत फायदा पहुंचा। एंड आई थिंक ये सारे क्वालिटीज थे जो हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एंड वी शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ हिम। तो एक पार्ट ये होता है सौरभ, किसी भी शख्सियत के कई पहलू होते हैं। एक शेर है जिसका जिक्र मैं कई बार करता हूँ, निदा फाजली का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो एक पहलू वो है जो सकारात्मक है, जो उन्होंने बहुत रिफॉर्म किए, बहुत उनके आइडियाज इनोवेटिव तरीके से या फ्यूचरिस्टिक होकर कि उनके किस फैसले का 10 साल बाद 20 साल बाद कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, या कैसे वो बेंचमार्क बनेगा कि आगे जुडिशरी में कोई फैसला हो तो इनके जजशिप के दौरान के फैसले, इनकी बेंच के फैसले को बेंचमार्क माना जाए, जो आपने जिक्र किया। अब आता है वो हिस्सा जो जुडिशरी से, हायर जुडिशरी से, सबसे बड़ी कोर्ट से, और खासतौर से इस दौर में जब तमाम तरह की संवैधानिक संस्थानों पर यह आरोप है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है संस्थाएं, जब यह आरोप है कि मोदी की सत्ता के सामने एक तन के खड़े रहने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है या कमजोर पड़ी हैं, उस दौर में कुछ आरोप जाते जाती आखिरी साल 1.5 साल में कुछ आरोप, और उसके बाद एक अयोध्या का इशू। तो अब उस पहलू को अगर एसेस करते हो सौरभ, क्योंकि आपने ये 45 पन्ने की रिपोर्ट भी दिखाई, बार बार मैं इसका जिक्र अपने दर्शकों को करता हूं, जो सौरभ ने लिखी है 45 पन्नों की ये कैरवा मैगजीन में, जिसमें एक तरह से थॉरो रिसर्च पेपर है। तो उस पहलू को कैसे आप देखते हो इतिहास में दर्ज होते हुए? देखिए अजीत जी, जब ये रिपोर्ट आया था तब काफी लोगों ने मतलब जो मोस्टली जो राइट में लीन करते हैं, जो लॉयर्स वगैरह, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ये रिपोर्ट। अब जब आप एसेस करेंगे कोई भी पर्सन को, आप दोनों साइड देखेंगे, एंड इस रिपोर्ट में मैंने दोनों साइड का जिक्र किया है। अब जरूरी बात लोग जो अक्सर भूल जाते हैं, कल मैंने अपने ट्विटर में यही लिखा था, रात को ये थॉट आया था एंड मैंने रात को ट्वीट किया था इस चीज के बारे में, कि कल जब वो अपना फेयरवेल स्पीच दे रहे थे तो काफी सारे लोग लिख रहे थे कि ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये बहुत काइंड थे, ये बहुत वार्म पर्सन थे, जब भी हम लोग मिलते थे बहुत ही अच्छा लगता था, ये कभी भी ऐसा नहीं दिखाते थे कि वो बहुत बड़े इंसान हैं, हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ रहते थे, तो बहुत बढ़िया चीफ जस्टिस रहे। अब प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग होते हैं, क्या वो अच्छे लोग एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर जो आज के टाइम पे, जहां पे हर एक फेडरलिज्म पे वार है, सेकुलरिज्म पे वार है, इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी और लाइफ में वार है, ऐसे टाइम पे क्या हमें कोई अच्छा इंसान जो अच्छे दूसरों के तरफ अच्छा व्यवहार है वैसा इंसान लीडर चाहिए, या एक्चुअल में जो ये सब जो अटैक हो रहे उसको डिफेंड कर पाए, उससे प्रोटेक्ट कर पाए, वैसे लीडर चाहिए? तो आई थिंक ये जो डिफरेंस है, लोग आई थिंक इमोशंस में बह के भूल जाते कि चीफ जस्टिस जब हम लोग कार्यकाल को हम लोग एसेस कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी केस में जो स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो आज की शासन है, वो जब अपना पूरा पावर लगा देता है केस के पीछे कि नहीं इस बंदे को तो हम जेल में ही रखेंगे, नहीं इस सरकार को तो हम पलटा के रहेंगे एंड पावर छीन लेंगे, जब ऐसे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज के सामने, वो होता है रियल टेस्ट उस जज के लिए।
ना कि एग्री। वो 10 लोगों से कैसे जाके बात कर रहे हो। तो इन सारे भाई केसेस आप में चीफ बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। आपका कुक के साथ भी वही बिहेवियर है जो फेलो जजेस के साथ है। आप जी सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं, हंसते हैं, बहुत प्लीजेंट लगते हैं। ये सब तो चंद्रचूड़ को देखकर मैं तो आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं भी हाँ उनके बारे में यही इन्फ्रेंस ड्रॉ करूंगा, यही इंप्रेशन जी बनाऊंगा। लेकिन आपने सही जी कहा कि फैसले लेते वक्त जरूरी बातें, जब बुलडोजर जस्टिस की बात हो, जब हेट स्पीच की बात हो, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एसआईटी गठित करने की बात हो, तब आप बड़े फैसले के वक्त क्या करते हो। एंड वही क्योंकि डिफाइन आप करता फैसले है लेने उनका के लिए वहां लेगेसी। बैठे हैं, और आप जो फैसला लेंगे वो देश की दशा दिशा और करोड़ों नागरिकों का सब कुछ तय करेगा। तो वो जी इंपॉर्टेंट है। शख्सियत का एक पहलू जो आप व्यक्तिगत है, दूसरा जो जी आप जज होते हुए, चीफ जस्टिस होते हुए। जी जब मैं लिख रहा था ये रिपोर्ट, या आप जो शो कर रहे हैं, या कोई भी जो आज के टाइम पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का लेगेसी के बारे में लिख रहा है, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम तो नहीं है ना हम लोगों को। हम लोग तो एक रैशनल माइंड के थ्रू हम लोग एक जजमेंट उनका दे रहे कि उनका लेगेसी कैसा रहा। तो उसमें वी हैव टू बी निष्पक्ष, मुझे लगता है। तो उस हिसाब से अगर उनका लेगेसी देखेंगे तो वो लेगेसी शायद उतना स्ट्रांग नहीं रहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का। क्यों? क्योंकि जो ऐसे मैटर्स आए उनके सुप्रीम कोर्ट में, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स हो, जो सेंसिटिव मैटर्स हो, बेल के केस रहे, या स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप के बारे में केस रहे, इन सारे केसेस में आप देखेंगे कि चंद्रचूड़ साहब ने एक अपने आप से एक लाइन ड्रॉ किया, एंड वो लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस नहीं करना चाहे। अब एक एक सिंपल एग्जांपल होगा महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ 2022 में। इस एक केस के थ्रू आप समझ जाएंगे कि वो दूसरे केसेस में भी उनका कैसा रवैया रहा। अब इस वाले केस में ये हुआ कि 2022 में शिवसेना स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने के बाद एक उद्धव ठाकरे फैक्शन बन गया, और एक शिंदे सेना बन गई। एकनाथ शिंदे जो आज के चीफ मिनिस्टर है। अब ये दो फैक्शन बढ़ गई, तो जो उस टाइम पे सरकार थी महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव बल्लभ ठाकरे शिवसेना का, वो सरकार गिर गई। अब ये मैटर जैसे सारे मैटर्स होते वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, एंड सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगते 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 सरकार बदल गई, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, एंड ये मैटर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के संवैधानिक पीठ 5 जज बेंच के सामने लिस्ट किया गया। अब उन्होंने 2023 में एक जजमेंट पास किया। उस जजमेंट में उन्होंने बोला कि जो फ्लोर टेस्ट हुआ महाराष्ट्र में, जो गवर्नर ने ऑर्डर किया था, वो इलीगल था। क्योंकि गवर्नर ने एक शिवसेना, एक इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट में उन्होंने इंटरफियर किया, जो गवर्नर का रोल है ही नहीं। अब उन्होंने इंटरफेयर किया, तो वो इंटरफेरेंस के थ्रू उन्होंने फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया। अब वो फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार गिर गई। तो उन्होंने बोला कि ये जो फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर था यही इलीगल था। तो कोई भी समझेगा कि जो ये एकनाथ शिंदे वाली गवर्नमेंट है वो इलीगल तरीके से बनाई गई, एंड यही जजमेंट भी बोल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उस जजमेंट के एंड में जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑथर किया था, उन्होंने बोला कि क्योंकि फ्लोर टेस्ट के जस्ट पहले पहले आपने उद्धव रिजाइन कर ठाकरे दिया। ने रिजाइन कर दिया, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वॉलंटरी एक्शन था। ठीक है, मान सकते हैं। अब अगर वो आर्ग्यूमेंट ले भी ले, एक और आर्ग्यूमेंट ये बन सकता है कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इतने वाइड पावर्स है। आर्टिकल 142 उसके तहत कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है अगर वो जस्टिस को सर्व करे। ऐसा पावर शायद ही कोई किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री के पास हो। तो आप देखेंगे वो पावर, वो शक्ति यूज नहीं किया। चलिए ठीक है, वो डिस्क्रेशनरी है, नहीं यूज किया। अब हुआ क्या उसके बाद? उद्धव ठाकरे के लिए तो मैटर था कि डिस्क्वालिफिकेशन, कि ये जो शिंदे के साथ जो एमएलएस गए हैं, इन लोगों को डिस्क्वालिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे पार्टी से स्प्लिट हुए, एंड हमारे पार्टी के जो उस टाइम पे आदेश पास किए थे वो नहीं माना, एंड इसके वजह से उनका डिस्क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये उन लोगों का मेन पूरा बैटल था। इसमें क्या हुआ, जब ये जजमेंट पास हुआ, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बोला गया था पार्टीज के तौर से कि आप
आप डिसाइड कर लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन भी। आप देखिए कि शिंदे और ये जो रेबेल एमएलएस थे, क्या उन्होंने डिड दे डिफेक्शन उन्होंने किया क्या? उन्होंने बोला नहीं, हम लोग स्पीकर को वो डिसीजन लेने देंगे। तो वहां पे आप फिर से देखेंगे कि ना ही उन्होंने सरकार को रिस्टोर किया, उन्होंने जो वो मेन बैटल था डिस्क्वालिफिकेशन का एमएलएस का, वो भी उन्होंने सरकार को सॉरी स्पीकर को डेफर कर दिया। एंड उस टाइम पे स्पीकर बीजेपी के थे। अब हमें पता था कि क्या डिसीजन आने वाला है। जब वो डिसीजन आया, स्पीकर ने बोला नहीं हम लोग डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, फिर से पार्टीज गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनके ही बेंच के सामने आया मैटर एंड बोला कि अब आप डिसाइड करिए कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो सही है या नहीं। तो अब हुआ ये कि 10 महीने तक, जब तक उनका ये रिटायरमेंट हुआ, जनवरी से लेकर रिटायरमेंट तक उन्होंने ये मैटर पे सुनवाई नहीं की। तो आप देखेंगे कि जब ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स आते हैं, जहां पे वो सही में जो एक इलीगैलिटी हो रहा है, जो वो अटैक हो रहा है फेडरलिज्म पे, जो मतलब कि लोगों का वोट को पलटा दिया गया, उसको सेव करने के बजाय आप देखेंगे पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ केस बाय केस वो हमेशा एक स्टेप बैक लेते थे, रेजिस्ट करते थे कि नहीं ये वाला केस में मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जब जैसे वो जैसे जैसे वो चर्चित है जस्टिस जोसेफ, जब उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट में थे और कैसे उन्होंने सरकार को रिस्टोर कर दिया और जी जिसकी वजह से बीजेपी और पूरी मशीनरी के निशाने पर रहे। उनका एलिवेशन में भी जी टाइम लगा सुप्रीम कोर्ट आने में, जी लेकिन जी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया क्योंकि विजिबल था कि कैसे वहां उत्तराखंड में सरकार पलटी गई। तो एंड उस हिसाब से यही एग्जैक्टली ऐसे केसेस के लिए ही सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही केसेस के लिए हाई कोर्ट है। अगर ऐसे केसेस में अगर कोई जज इंटरवीन नहीं कर रहा है एंड बोल रहा है कि नहीं बस हो गया, ये इलीगैलिटी थी एंड इसके आधारित पे आप नहीं चल सकते हो, उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसी के लिए तो संविधान है, उसी के लिए तो रूल बुक है। लेकिन आप देखेंगे ऐसे ही केसेस में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक तरह से फेल हो गए एंड यही उनका लेगेसी रहेगा। क्योंकि आप देखिए उमर खालिद को बेल नहीं मिला, कई सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस, बेल केसेस में बेल नहीं मिला। अगर केस आया भी सुप्रीम कोर्ट में तो एक जूनियर जज बेला त्रिवेदी के पास भेज दिया गया। किसने भेजा? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भेजा। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही केसेस में एक वो लेगेसी डिफाइन करता है कि क्या वो जज उस टाइम पे डिड ही राइज टू द ओकेजन व्हेन ही वाज कॉल्ड अपॉन टू डू समथिंग। उस पे फिर आप देखेंगे कि चंद्रचूड़ साहब एकदम एक तरह से फेलियर रहे हैं। और कुछ ऐसे केसेस, जैसे बहुत जिक्र हो रहा है राम जन्मभूमि का, राम अयोध्या जन्मभूमि विवाद और उसको लेकर, और जी वो गुमनाम जजमेंट, और उसके बाद जी खास तौर से वो मामला गड़े मुर्दे तब उखड़े जब उन्होंने कह दिया कि भगवान ने उन्हें रास्ता दिखाया और सुझाया था। उसमें भी जी बड़ा सवाल क्रिमिनलिटी का था, बड़ा सवाल जी था कि कैसे तोड़ा गया, जिसको कैसे लीपापोती, जिस साल दर साल वो मामला चलता रहा। सब कुछ एविडेंस, सब कुछ कैमरे पर है, विजुअल है, सारा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कैसे डिमोलिश कर दिया गया। क्रिमिनलिटी गायब हो गई आखिर आते आते, और उसके बाद जो फैसला दिया जिस पर सवाल है, और इसमें जो बस मैं उन्होंने कह दिया कि भगवान ने उनको रास्ता दिखाया। उस इशू के पहले जस्ट मैं एक और चीज बता दूं कि काफी लोग बोलेंगे कि आप देखेंगे जजमेंट पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर है, ये महाराष्ट्र केस वाला जजमेंट बड़ा सुंदर है। उन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कई सारे टिप्पणियां की है। लेकिन आप देखेंगे कि लोग बोलेंगे कि ये जजमेंट फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, उसको इंश्योर करता है कि ऐसा चीज उन्होंने एक लॉ ले डाउन कर दिया तो इससे ये होगा कि फ्यूचर में ऐसे केसेस नहीं होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जजमेंट आज उन्होंने पास किया, आज के दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल बाद अगर कोई दूसरी सरकार ऐसा ही करती है तो मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब कोई अब सब लॉ तो है, कानून तो है, लेकिन कानून का पालन कौन करता है? अगर कानून का पालन नहीं होता तो उसी रीजन के वजह से तो कोर्ट्स है। अब 15 साल बाद अगर यही मैटर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या फिर से एक लॉ ले डाउन करेगी? बोलेगे अब आज तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज से 15 साल बाद ऐसा ना हो इसके लिए फिर से मैं लॉ ले डाउन करूं। तो मुझे लगता है अगर आज के टाइम पे आप एक्शन नहीं लेते हो, अगर आज आप पुश बैक नहीं करते हो, तो फिर व्हाट इज द यूज?
एक लिमिटेड यूज रहेगा फ्यूचर में इंश्योर करने के लिए, लेकिन फ्यूचर का किसको गारंटी है? आपने सही आपने बात। बोला राम जन्मभूमि वाला जजमेंट, उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स है, ये बड़ा एक स्ट्रेंज चीज रहा है कि जज लोया का जजमेंट देख लीजिए, राम जन्मभूमि देख लीजिए, शिवसेना देख लीजिए, ये सारे केसेस में जो ऑथरशिप रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड कि सबने इलेक्ट्रल, तारीफ की, हम सब ने तारीफ की कि बड़ा फैसला था, और उन्होंने बॉन्ड को खारिज कर दिया और माना कि गलत तरीके से क्विड प्रो को था, पैसे लिए गए, सारे एविडेंस दुनिया के सामने आ गए कि किस किस कंपनी ने 1000 करोड़, 900 करोड़, 1400 करोड़ दिए और बदले में हजारों करोड़ का या तो उन्हें ठेका मिला या बहुत तरह के फायदे उन्हें मिले। किसी को रेड के पड़ रही थी, एजेंसीज की रेड से मुक्ति मिली, कोई गिरफ्तारी से बचा, सब कुछ एविडेंस सामने था। लेकिन उसमें भी जो लिटिगेंट थे या याचिकाकर्ता थे या प्रशांत भूषण जैसे वकील जो चाहते थे एसआईटी बने ताकि प्रूव हो कि ये जो लेन देन हुआ या ठेके के बदले बॉन्ड मिला या बॉन्ड इन कैश हुआ, उसकी जांच पता तो चले कि इसमें क्या हुआ। तो उसमें भी मेरे ख्याल से एक बड़ा रहा कि उल्ली पापोती होकर रह गई बात, अब अजीत खारिज हो जी गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कोई जज ने मतलब जज लोया का जैसा जजमेंट दिया है, जहां पे पूरा इंडिया का क्रिमिनल सिस्टम को एक तरह से समंदर में फेंक दिया एंड अमित शाह को बचा लिया, अगर कोई जज ने ऐसा जजमेंट ऑथर किया है राम जन्मभूमि जैसा, जहां पे बहुत ही घुमा फिरा के एक जजमेंट जो दिया है उन्होंने, जब कोई जज ने ऐसा जजमेंट दिया है जैसे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस वाला, उस जज ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा जजमेंट दिया, तो कैसे एसेस करेंगे हम लोग? मुझे मुझे पता नहीं कैसे एसेस करेंगे, क्योंकि एक जब पैटर्न बन जाता है एंड उस पैटर्न से विपरीत जाके कुछ और हो रहा है, तो क्या वो जो यूनिक केस है उसके हिसाब से हम लोग लेगेसी देखेंगे या पैटर्न के हिसाब से लेगेसी देखेंगे? तो कई सारे लोग बोलते कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ। अब देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स भी हम लोगों को समझने का जरूरत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम अपॉइंटमेंट्स करती है। अब अपॉइंटमेंट्स में भी कभी कभार सरकार को एक चाबी देना भी जरूरी है, ये दिखाना कि हम लोग के पास भी पावर है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप देख सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं ये चीज कि शायद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि देखिए हमारे पास भी शक्ति है, हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को हम लोग चाबी दे सकते हैं। लेकिन इंटेंशन आपको तब समझ में आती जब आप एसआईटी फॉर्म करते हैं, तो तब आप लगता कि हाँ जेन्युइनली ऑनेस्टली सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाह रहा था इस चीज में, लेकिन वो नहीं हुआ, एसआईटी नहीं गठन की गई, तो जो लॉजिकल एंड था मैटर का वो नहीं हुआ। तब जो गर्दन फंसती कि आपने फंसती। ये 2000 करोड़, 4000 करोड़ या 6000 करोड़ लिए ऐसी कंपनियों को लिए जो सस्पिशियस है, ऐसी कंपनियों से लिए जिसको बाद में 14,000 करोड़ के ठेके मिल गए, ऐसी कंपनियों से लिए जो दवा बनाने वाली गुजरात की कंपनी थी जो बहुत तरह की मुकदमेबाजी में फंसी थी, या ऐसी कंपनियों से लिए जिनके प्रमोटर्स जेल पहले जा चुके थे या जेल जाने वाले थे, या जिनके पीछे ईडी पड़ी थी और उसके बाद जी ईडी से मुक्ति मिल गई। तभी तो पता चलता कि इस लेन देन के बदले लाभार्थी बनी क्या वो कंपनियां, और ये कहां से एग्जैक्टली, ये डिसाइड हुआ, तो ये तो पता ही नहीं चला, मामला ये नहीं खत्म हो पता गया, चला, डस्टबिन में खत्म चला हो गया गया। सब। इससे नेचुरली लोगों को लगेगा, जो लोग अब देखिए सारी जनता तो नहीं देखती है, फॉलो नहीं करती है कोर्ट को, लेकिन जो जनता फॉलो करती है कोर्ट को, वो तो हाँ। देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट बहुत फास्ट थी, फिर जैसे ही हुआ वो पलट गई, या तो छोड़ दिया वो मैटर को। आप अनिल मस्सी का देखिए, चंडीगढ़ वाला, कि हम डेमोक्रेसी का मर्डर होने नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट था चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का, लेकिन फाइनली उस मैटर में क्या हुआ? तो देखिए, लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो फिर उन लोगों का एक जो फेथ होता है सिस्टम के ऊपर, वो थोड़ा डगमगा जाता है। तो इसे तो लॉ में बोलते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी डन, दिखना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। लेकिन आई थिंक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ये रहा लेगेसी कि वो मीडिया बहुत ज्यादा से सावित है, मीडिया का अटेंशन, मीडिया में कैसे वो पोर्ट्रे करे जाते हैं, कि मीडिया में उन्होंने क्या जैसे स्टेटमेंट दिया, उस पे उनका ज्यादा जैसे फोकस था, रैदर देन जो फाइनल आउटकम है उसको उस पे कुछ करने का। सही एंड बात है। आप जैसे अनिल मसीह पर ये स्टेटमेंट देना या ये कहना कि हम डेमोक्रेसी का मर्डर होते नहीं देख सकते, या जी मणिपुर के मुद्दे पर ये कहना कि या तो आप एक्ट करिए वरना हम एक्ट करेंगे,
लेकिन जी अगर देखें तो दोनों मसलम सही कहा, फाइनल आउटकम नहीं है। आउटकम जी भाई उसमें कमेटी बन गई, आईपीएस ऑफिसर्स, दिस दैट, बहुत सारी कहानियां हुई, लेकिन लास्ट में लॉजिकल कंक्लूजन क्या हुआ? क्या मणिपुर के टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स थे या लीडरशिप थी वो कहीं शिकंजे में आई? मुझे नहीं पता अब लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो वही आप मेरे आप देखेंगे कि 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, लेकिन जो बुलडोजर इनजस्टिस होते रहा देश में, अब जाके चलिए एक अच्छे बेंच के पास वो गया, वो बेंच ने बहुत ही मतलब एक स्टे भी लगा दिया, पूरा पैन इंडिया स्टे लगा दिया, लेकिन वो बहुत ही बाद में हुआ। इतने सालों तक वो बुलडोजर इनजस्टिस चलते रहा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो लिबर्टी के बारे में उन्होंने बोला था कि एक दिन भी अगर जेल में कोई रहा इलीगली वो 100 दिन के बराबर है, ऐसा मतलब कि एग्जैक्ट ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन उनका सेंटिमेंट वही था। ऐसे चीफ जस्टिस के अंडर अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम लग गया बुलडोजर इनजस्टिस को देखने में, तो हाँ फिर कैसे वो लेगेसी आप डिसाइड करेंगे, उनका लेगेसी क्या है? आप देखेंगे आपकी लेगेसी के बारे में इनका चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का इतना डेस्परेशन रहा कि एक दिन पहले मतलब कि जस्ट उनके फेयरवेल के एक दिन पहले उन्होंने ठंडे बस्ती में जो एक 2020 का डेमोलिशन केस था, बुलडोजर का तो नहीं, मतलब इलीगल इंक्रोचमेंट करके यूपी सरकार ने एक पूरे किसी का घर को डेमोलिश कर दिया था। वो ठंडे बस्ती में पड़े 2020 का केस को उन्होंने सडनली लिस्ट कर दिया एंड पूरा हल्ला गुल्ला कि 25 लाख कॉम्पनसेशन दीजिए, यूपी गवर्नमेंट ने ओवर रीच किया है, गलत किया है, इलीगल काम किया है, वगैरह वगैरह। अब ये क्या दिखाता है? ये कोई जेन्युइन ऑनेस्ट इंटेंशंस तो नहीं दिखा रहा है, ये क्योंकि तो एक क्योंकि इतने दिन से डेस्परेशन हो है। रहा था, ये क्यों नहीं दिख रहा था भाई? क्यों नहीं? प्रयागराज में वहां एक मेरे ख्याल से जावेद नाम था जिनका घर बुलडोज किया गया अचानक बिना जी नोटिस के। या ये क्या इनका तरीका होता है कि आपने दरवाजे पर रात में नोटिस लगाया, सुबह बुलडोजर लेके गए? मध्य जी प्रदेश में हुआ, एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरा दी गई किसी की, ऐसी 50 घटनाएं हुई। तो ये जब जी हम सब लोग देख रहे थे, वीडियो कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस और जजेस को भी तो पता चल रहा होगा। तो ठीक है, बिल्कुल। उसमें कुछ कुछ वो बयानबाजियां हुई, लेकिन वही रोज बात है, अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाली बात हो गई इस मामले में। एंड इसमें क्या हुआ, मतलब कि एक केस में आपने कर दिया, वो भी एक हिंदू हिंदू का घर था वो, चलिए हिंदू मुस्लिम इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन एंड में लेके ये केस को ठंडे बस में, मतलब कि ये हुआ ना, मतलब आप सोचे क्या उसके पिछले इवनिंग को क्या हुआ होगा उनके ऑफिस में। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने रजिस्ट्रार को बोला होगा कि अरे इधर आइए, देखिए कोई ठंडी बस्ती में पड़ा है कोई डेमोलिशन का केस, अगर है तो कल लिस्ट करवा दीजिए। देखिए ऐसा अगर सीन हो रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये कोई जेन्युइन इंटेंशन तो नहीं दिखाता है जस्टिस करने का, ये इट्स एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन एंड डेस्परेशन टू हैव अ लेगेसी। ये हम लोग देख रहे थे पिछले 1-2 महीने से, जब चीफ जस्टिस बोलते कि मैं मेरा लेगेसी क्या रहेगा, ये मुझे ये ख्यालात मुझे आजकल बहुत डिस्टर्ब कर रही है, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं, जो लोग चीफ जस्टिस के शायद फैन है या जो भी उनका व्यू पॉइंट रहा, वो बोलेंगे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अच्छे जज थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत थी उनसे। अब एक्सपेक्टेशन, लोग चाहते थे कि वो एक्टिविस्ट जज बने। अब क्या अपने देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको समंदर में फेंक देना या ना फेंकना, ये कोई एक्टिविस्ट जज का सिम्टम है? क्या हम लोग चाहते थे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक नया कानून बना दें? नहीं, उनका तो हम लोगों का बस एक्सपेक्टेशन ये था कि जो आज का रूल बुक है, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से वो चले और उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो इनजस्टिस हुई है उसको वो पुश बैक कर सकते थे। यहाँ जब वो यहाँ खुद यहाँ बोलते तक थे हेट स्पीच एक और माइनॉरिटी को लेकर जो रवैया रहा है भाई, जी इकोनॉमिक बाइकॉट जैसी चीजें, नारे लगे हैं दिल्ली में। जो एमपी थे क्या नाम है, प्रवेश वर्मा और बहुत सारे लोग, तो ये सारी चीजें होती रही है दिल्ली से लेकर देश भर में। हेट जी स्पीचेज में भी कई बार किसी बेंच ने कुछ सख्त वार्निंग दी, जैसे मुझे याद आ जी रहा है महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुनवाई थी, शायद जस्टिस जोसेफ थे या किसी बेंच ने कहा था कि सरकार और मशीनरी इंपॉर्टेंट है तभी ये हो रहा है, अगर मुझे ठीक से याद है इंपॉर्टेंट शब्द का यूज हुआ था। बेंच मुझे ठीक से याद है, शायद जस्टिस जोसेफ की बेंच थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी सीजेआई के तौर पर जो देश में 2 साल में चाहते कि डर हो जाए कि अगर आप ऐसी हेट स्पीच करते हैं, आप इस तरह से बुलडोजर इनजस्टिस करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नाप दिए जाएंगे। तो ये तो नहीं हुआ, डर खत्म नहीं बिल्कुल। हुआ।
बिल्कुल। अब वही है ना बात कि जब लोग बोलते हैं कि अरे इमोर्टलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं अजीत जी? इमोर्टैलिटी मतलब इटर्निटी, इटर्निटी के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम रहेगा जुडिशरी में, जी जरूर रहेगा। लेकिन अरुण मिश्रा का भी नाम है, एमआर शाह का भी नाम है। उन्होंने जो जजमेंट्स पास किया शायद 15 साल बाद, वो जजमेंट्स भी कोई ना कोई तो कोर्ट करेगा। क्या अपना जजमेंट कोर्ट होना 15 साल बाद, क्या ये बेंचमार्क है हमारे जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? आप देखेंगे कि अब इसको ना हम लोग को बहुत ही एक डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा कि जब महाराष्ट्र केस में उन्होंने ऐसा सिस्टम एक ले डाउन किया जिससे उनको शायद अंदर से लग रहा हो कि अब फ्यूचर में अगर कभी ऐसा केस होता है तो ये जजमेंट टेक केयर करेगा। ये देखना पड़ेगा कि वो जजमेंट का एनफोर्समेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, दूसरे जजेस करेंगे। अब किस तरह के जजेस उन्होंने अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही जजेस आज से 10 साल शायद 8 साल उनका कार्यकाल रहेगा। तो कैसे जजेस अपॉइंट किए गए, आप देखेंगे कि कलीजियम और गवर्नमेंट के बीच में कैसा समझौता चल रहा था। ये मैंने रिपोर्ट में भी लिखा है काफी बारीकी से कि कैसे जो जजेस, जो अधिवक्ता परिषद, आरएसएस के जो लॉयर विंग है उसमें उस फंक्शन में जाके बोलते हैं कि सेकुलरिज्म तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो एडिशन होना ही नहीं चाहिए था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे जज आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, ऐसे जजेस को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कलीजियम ने रेकमेंड किया एंड गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी क्लियर किया। अब क्या एक लेजिटिमेटली एक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्या ऐसे जजेस आज से 10 साल बाद अगर ये सरकार यही करती है कोई दूसरे राज्य में, क्या वो जज चंद्रचूड़ के ये जजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे? शायद सबको पता है क्या आंसर होगा उसका। तो इन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का लेगेसी यही है कि उन्होंने भले ही ब्रिलियंट जजमेंट्स दिए हो, लेकिन आज के टाइम पे जो उनको एक बुलवर्क अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव ऑनस्लॉट, जो अटैक है इंडिया के फेडरलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे, राइट टू लिबर्टी पे, उसके अगेंस्ट जो एक प्रोटेक्टर, एक गार्जियन बन के खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं बन पाए। एंड वही एग्जैक्टली चीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फॉर दैट मैटर कोई भी जज से एक्सपेक्टेड होता है। उस एक्सपेक्टेशन में तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एकदम एक तरह से फेल कर गए। एंड फेल इसलिए कर गए क्योंकि उनका मॉरल करेज नहीं था एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक खड़े होने का। मॉरल करेज नहीं था, एक मॉरल कंपस नहीं था। अगर मॉरल करेज नहीं होगा, आपने देखा होगा ये स्पीच में उन्होंने बोला मेरे कंधे बहुत चौड़े हैं कोई भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन कंधे चौड़े नहीं चाहिए थे, कंधे चौड़े नहीं चाहिए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, एक रीढ़ की हड्डी चाहिए थी। एंड वो रीढ़ की हड्डी अगर ना हो कोई भी जज के अंदर, तो फिर क्रिटिसिज्म होगा एंड वो बोलेंगे तो उससे कुछ सेंस नहीं बनता है, उससे लोगों का भी फायदा नहीं होता, ना ही देश का फायदा होता है। एंड यही आप देखेंगे इनका लेगेसी रहा है। जब वो जस्टिस चंद्रचूड़ बोलते हैं कि मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं, मैं हर आलोचना को झेल सकता हूं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला जज हूं। जरा वो वीडियो अगर हम प्ले कर सकते हैं एक बार, वो शायरी जो बशीर बद्र की शायरी है, जरा सुनते हैं, फिर उस पर एक सवाल। Trolling. I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is: मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed.
ये हालांकि उन्होंने मुखालिफ बोला, शेर की लाइन है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। तो इसके पीछे क्या रहा होगा, उनकी मंशा क्या रही? एक तो ये रहा कि उनको बहुत ट्रोल किया गया, और मैं तो मानता हूँ 6-8 महीने पहले तक राइट विंग पूरे देश दुनिया से राइट विंग ग्रुप ऑर्गेनाइज ढंग से ट्रोल कर रहा था। नॉट माई सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट था, चाहे एलजीबीटी पर उनका फैसला हो, या अलग अलग समय जो उनके फैसले थे सबरीमाला को लेकर, बहुत समय जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे शब्दों को लेकर, मणिपुर को लेकर। लेकिन ये जब कह रहे हैं तो उनके जहन में ये भी है कि हाल के दिनों में बहुत क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, तो सबके लिए संदेश है। जी, एंड ये जो मैंने आपको लाइन बताया कि मेरे कंधे बहुत चौड़े हैं वगैरह वगैरह जो मजबूत है, उन्होंने, हाँ। तो ये दोनों चीज को हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा कि अभी बहुत उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। एंड मेरे रिपोर्टिंग के दौरान भी जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इंटर्न्स रहे, लॉ क्लर्क्स रहे, वो बताते थे मुझे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बहुत मन से सही में उनको इफेक्ट करता था ये जो ट्रोलिंग होता था, उनको सही से, क्योंकि वो अब देखिए जजेस लोग हम बोल सकते हैं कि वो पूरा आइवरी टावर में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं भले भांति कि सोशल मीडिया में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ काफी मतलब इफेक्ट होते थे ये ट्रोलिंग से, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया, तो मतलब कि सही बोला ये जो लॉ इंटर्न्स वगैरह ने मुझे। लेकिन हाँ, क्रिटिसिज्म हो रहा है। आशा ये है कि क्रिटिसिज्म को वो एक्सेप्ट करते हैं अपने चौड़े कंधे पे, तो ठीक है, वो करिए, एंड आपको करना भी चाहिए। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आप इतने बड़े पोजीशन में है, लोग आलोचना करेंगे, एंड आलोचना में एक डेमोक्रेसी के लिए ही अच्छी बात है। लेकिन जब ये कहीं सारे अब इंटरव्यूज में जाएंगे, होपफुली जाएंगे, एंड एक्सपेक्टेशन भी है कि वो जाएंगे, आई होप ही एड्रेसेस द क्रिटिसिज्म, कि वो क्रिटिसिज्म को उठाए, एक एक क्रिटिसिज्म को उठाए एंड उस पे एक सफाई दे, एक जवाब दे। क्योंकि लोगों को एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता ना, कि मन की बात थोड़ी ना हो सकती है हमेशा। हम कोई भी पब्लिक सर्वेंट मन की बात कर दे एंड लोग सुन ले एंड उस पे वाह वाह करे एंड फिर क्रिटिसाइज ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो अगर क्रिटिसिज्म हो रही है तो आप उस पे अपना जवाब दीजिए, एंड अगर कुछ सफाई है, कुछ करेक्शन होना चाहिए, कुछ गलत बात किसी ने कह दी, तो उसका भी वो सफाई दीजिए। इससे क्या होगा कि एक हेल्दी डिबेट रहेगा, एक हेल्दी डिस्कशन रहेगा, एंड आई होप कि ये जो जर्नलिस्ट लोग जो अभी जाएंगे इनका इंटरव्यू करने, वो भी सॉफ्ट बॉल ना फेंकते रहे कि ओ चंद्रचूड़ जी, आप इतने यंग कैसे दिखते हो, आप कोई टॉनिक वाटर लेते हो, ये सब क्वेश्चन ना पूछे। एक्चुअल में जो और सिस्टम है, साथ में ये भी, जैसे आपको उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं, जो आपने जी अपनी कवर स्टोरी में लिखा है, जी मैं भी अब अप्रोच करूंगा, पता नहीं इंटरव्यू देंगे कि नहीं, लेकिन हम जी लोग भी उम्मीद करेंगे कि जब कोई इंटरव्यू करे, और जो वो देंगे इंटरव्यू, क्योंकि उनको पब्लिक डोमेन में रहना है, उनको पब्लिसिटी अच्छी लगती है, कवर स्टोरी उन पर हो सकती है, तो जब वो कहें कि हमने A to Z सबको बेल दिया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो रिपोर्टर या एडिटर इंटरव्यू करें, वो A to Z के बीच बाकी जो अल्फाबेट्स हैं जिनको बेल नहीं मिली, उन पर थोड़ा रिसर्च करके जाए कि उनकी बेल कैसे 10 बार या 14 बार रिजेक्ट हुई, या किस बेंच में गई, कैसे बेल ना मिले इस डर से लोगों ने विड्रॉ किया, कैसे जेल में जीएन साईं बाबा की मौत हो गई और उनको टॉर्चरस लाइफ जेल में जीनी पड़ी, और उसके बाद बरी होके निकले, और कैसे तमाम बीमारियों की वजह से मौत हुई, कैसे स्टेन स्वामी की जेल में मौत हुई, और बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं एक तरह से, या सरकार के लिए क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, उनके नाम के अल्फाबेट पे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हो कि हमने A to Z को बेल दिया, तो A to Z के बीच के बाकी अल्फाबेट्स पर कौन पूछेगा? तो हम सब उम्मीद करेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ से ये सारे सवाल पूछे जाएं, जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछे जाएं कि आपने एसआईटी का गठन करने का फैसला क्यों नहीं किया, या आदेश क्यों नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद? क्या देश को जानने का हक नहीं है कि अगर ये हजारों करोड़ लिए गए, वसूली हुए, या गिव एंड टेक कुछ था, क्विड प्रो को था, तो उसके पीछे कौन लाभार्थी था, और कौन ऑर्डर कर रहा था, और क्यों हो रहा था? ये देश को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि कोई मेगा इंटरप्राइजेज या गुजरात की वो दवा कंपनी या कोई भी कंपनी हो, दर्जनों लॉटरी कंपनी, अगर वो 1000 करोड़ 900 करोड़ सत्ताधारी दल को देती है, और वो आदमी पहले जेल में या बाद में जेल में उसका मालिक था, तो क्या कोई इसमें डील हुई? ये डील के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो मुझे लगता है ये स्पेसिफिक बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल
ये भी कि वो गुमनाम जजमेंट क्यों था अयोध्या विवाद पर, और ये उनसे काउंटर ये कि किस भगवान ने आपको कह दिया कि आप ये फैसला दीजिए। कहाँ ऐसा होता है कि भगवान के सामने बैठे और भगवान रास्ता दिखाए? तो आप क्या एकदम परम संत की अवस्था में पहुंच गए कि आपका सीधा कनेक्शन, सीधा कम्युनिकेशन सीधे भगवान से है? और अपूर्वानंद ने एक लेख लिखा, किस भगवान से? भगवान राम से, विष्णु से, हनुमान से, किससे, कैसे कनेक्शन मिला, कैसे भगवान ने आपको कहा? और उसी बेंच में अब्दुल नजीर थे, कल को डिसेंट नोट के साथ कुछ लिख देते और कहते मुझे खुदा ने रात में कहा कि तुम ये फैसला करो, तो क्या होता? तो ये सारे सवाल काउंटर के साथ पूछे जाना चाहिए। सही आपने कहा कि गुडी गुडी सिर्फ उनकी सुने, उनके फिटनेस पर बात करें, वीगन हो गए, दही खाना छोड़ दिया, इतना फिट कैसे रखते हैं, चेहरे पर ग्लो कैसे इतना आ रहा है, ये सारे सवाल तो पूछे जाएं, लेकिन साथ में काउंटर। क्योंकि क्या होता है, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर बोलता हूं, एक जवाब से 10 काउंटर निकलते हैं अगर टॉप पोजीशन पे रहा हुआ कोई शख्स होता है, और उनके पास एस्केप कर, मतलब वो कन्विंस करते हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट काउंटर पूछे जाने चाहिए, हम सब उम्मीद करेंगे। सौरभ, आप ट्राई और करो, मुझे लगता आपको ट्राई करना चाहिए। नहीं, मैंने ट्राई किया है अभी, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो इंटरव्यू देंगे मुझे, लेकिन ठीक है, मतलब पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये जो कवर स्टोरी लिखा मैंने उस टाइम पे, चलिए उन्होंने पहले एग्री कर लिया था, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद बोला नहीं नहीं मुझे बहुत सारे जजमेंट लिखने हैं, लेकिन फिर आप देख रहे हो कि वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू, स्पीच पे स्पीच देने जा रहे थे, तो हर 2-3 वीकेंड पर घंटे, वो लेक्चर देने जा रहे थे देश के अलग अलग हर हिस्सों में। वीकेंड तो अब तो वीक डेज पे भी हो गया था, एंड तक तो मुझे तो आशा नहीं है कि मुझे इंटरव्यू मिलेगी, लेकिन आशा है कि जो दूसरे जर्नलिस्ट को मिलेगी, जो लकी है, वो बस सॉफ्ट बॉल्स ना फेंके, थोड़ा काउंटर पूछ ले, थोड़ा रिसर्च करके। लेकिन जाते जाते ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि आई थिंक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जो दूसरे जजेस, जो कंट्री में दूसरे जजेस है या दूसरे जजेस बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए कि कैसे उस पोजीशन में पहुंच के कैसे अपने आप को कंडक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सिटिंग जज, एंड स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टॉप जज ऑफ द कंट्री, अगर बाहर जाके बार बार सफाई दे अपने जजमेंट्स के ऊपर, ये बोले कि मैंने भगवान से रास्ता मांगा, भगवान को पूछा क्या जजमेंट होना चाहिए, बार बार, ये तो शायद पहली बार हुआ कि कोई जज ने नाम दिया कि मैंने अर्नब और जुबैर को बेल दिया, नाम लिया किसी भी केस का, सिटिंग जज ने। तो आई थिंक ये एक एग्जांपल बनना चाहिए कि हाउ अदर जजेस शुड नॉट कंडक्ट देमसेल्व्स। चीफ जस्टिस का ये जो लेगेसी है, ये भी है कि हाउ अदर जजेस शुड नॉट कंडक्ट देमसेल्व्स व्हाइल इन ऑफिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। सौरभ दास से हम दूसरी बार बात कर रहे हैं। इसके पहले 4 दिन पहले हमने उनसे लंबी बात की थी, करीब करीब 1 घंटे 10 मिनट का, फिर हम लोगों ने लगभग ये 40 मिनट की बातचीत की, इसलिए कि सौरभ ने जो रिसर्च की है, रिसर्च स्टोरी की तरह उन्होंने कवर स्टोरी लिखी है कैरेवान मैगजीन में। उस मैगजीन में बहुत सारी जानकारियों के बाद मुझे लगा कि एक बार फिर से, जब विदाई हो चुकी जस्टिस चंद्रचूड़ की, वर्किंग डे उनका लास्ट था, ठीक है, 10 तारीख तक है, 11 को नए सीजेआई कार्यभार पदभार संभालेंगे संजीव खन्ना, तो उससे पहले मुझे लगा सौरभ से बात की जानी चाहिए। और ऐसे लोग, ऐसे रिपोर्टर देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो सौरभ, मुझे आपसे राष्ट्र भी होता है और आपकी तारीफ जी भर के करने का जी चाहता है। आप जैसे अगर 100-200 और रिपोर्टर हो जाएं तो शायद बहुत सारी स्थितियां सुधरे और लगे कि हाँ, ऐसी कवर स्टोरी की जा सकती है जिसमें वो पहलू किसी संस्थान का, किसी संवैधानिक संस्था का जो छुपा हुआ है वो सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको शुक्रिया और नमस्कार।